अच्छा, हिंदी व्याकरण की बात करें तो संख्या का मतलब सिर्फ गिनती करना नहीं होता। ये ना सम्मान और हमारी संस्कृति से जुड़ी एक बहुत ही गहरी पहेली है। तो चलिए आज वचन के इसी दिलचस्प व्याकरण को जरा करीब से समझते हैं। अब देखिए, ये तो बहुत आसान लगता है ना? एक लड़का है तो खेलता है और कई लड़के हैं तो खेलते हैं, सिंपल। लेकिन फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि गुरुजी आते हैं? गुरुजी तो एक ही हैं, फिर क्रिया बहुवचन वाली क्यों लग रही है? व्याकरण का यही छोटा सा सवाल हमें एक बड़े रहस्य की ओर ले जाता है। चलिए मिलकर इसे सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वचन आखिर है क्या। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ तो संख्या या वादा भी हो सकता है, लेकिन जब हम हिंदी ग्रामर की बात करते हैं तो इसका मतलब बहुत सीधा है। कोई चीज एक है या एक से ज्यादा, बस। हिंदी में इसके बस दो ही रूप हैं। एक होता है एक वचन, यानी कोई एक चीज, जैसे लड़का या पुस्तक। और दूसरा है बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा, जैसे लड़के या पुस्तकें। यही इसका बेसिक फंडा है। अब देखते हैं कि असली खेल कहाँ से शुरू होता है। तो ठीक है, एक और अनेक का फर्क तो साफ हो गया, पर सवाल ये उठता है कि किसी एक शब्द को अनेक में बदला कैसे जाता है। बस यहीं से वचन का असली व्याकरण शुरू होता है। देखिए, हिंदी में एक से अनेक बनाने के कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक नियम हैं, और ये पैटर्न अगर एक बार समझ में आ गए ना, तो भाषा पर पकड़ एकदम मजबूत हो जाती है। तो चलिए सबसे आम नियमों से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम नियम, अगर कोई पुल्लिंग शब्द आ की मात्रा पर खत्म होता है तो बहुवचन बनाते वक्त वो ए बन जाता है। जैसे लड़का बन गया लड़के, कमरा बन गया कमरे और घोड़ा बन गया घोड़े। काफी सीधा सा नियम है ये, है ना? अच्छा, अब बात करते हैं उन स्त्रीलिंग शब्दों की जो अ पर खत्म होते हैं। यहां हम क्या करते हैं, शब्द के आखिर में ए जोड़ देते हैं। इसमें हल्की सी नाक से आवाज आती है, ए। तो पुस्तक बन जाती है पुस्तकें, आंख बन जाती हैं आंखें, और बात हो जाती है बातें। स्त्रीलिंग शब्दों का एक और बहुत जरूरी नियम है, और ये उन शब्दों के लिए है जो ई या ए पर खत्म होते हैं। इनका बहुवचन बनाने के लिए हम इयां जोड़ते हैं। पर यहां एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर शब्द में बड़ी ई की मात्रा है ना, तो बहुवचन में वो छोटी ए बन जाती है। जैसे लड़की से लड़कियां और नदी से नदियां। तो नियम तो हमने देख लिए, लेकिन सच कहूं तो हिंदी व्याकरण की असली खूबसूरती इसके अपवादों में है। अब हम उन सिचुएशंस को देखेंगे जहां ये सीधे साधे नियम काम नहीं करते। याद है वो अपनी शुरू वाली पहेली, गुरुजी आते हैं? अब यहां एक और उदाहरण देखिए। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी तो एक ही व्यक्ति थे, फिर भी क्रिया हैं बहुवचन वाली है। आखिर ऐसा क्यों है? और यहीं पर भाषा का एक बहुत ही शानदार सांस्कृतिक पहलू सामने आता है। हिंदी में किसी को सम्मान देने के लिए हम एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं आदर सूचक बहुवचन। तो मतलब व्याकरण सिर्फ गिनती नहीं सिखाता, ये सम्मान दिखाना भी सिखाता है। अब कुछ ऐसे शब्दों की बात करते हैं जो सीखने वालों को हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ये शब्द हैं जो हमेशा मतलब हर हाल में बहुवचन ही रहते हैं, भले ही बात किसी एक चीज की हो रही हो। जैसे प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, लोग और समाचार। इनको याद रखना बहुत जरूरी है। और फिर बिल्कुल इसके उलट कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा एक वचन ही माने जाते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी तादाद में क्यों ना हो। जैसे सोना, दूध जैसी चीजें, या फिर जनता, सेना जैसे समूह। ये हमेशा एक वचन ही रहेंगे। तो ठीक है, हमने नियम भी देख लिए और अपवाद भी। पर सवाल यह है कि इन सबको जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यही शुद्ध और नेचुरल हिंदी बोलने और लिखने का असली सीक्रेट है। वचन को अच्छे से समझना वाक्य शुद्धि यानी सेंटेंस करेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। नंबर की एक छोटी सी गलती पूरे वाक्य को या तो अजीब बना सकती है या फिर बिल्कुल गलत। सही और फ्लुएंट हिंदी के लिए ये बहुत अहम है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत ही आम गलती है ये कहना, उसका हस्ताक्षर अच्छा है। लेकिन जैसा कि हमने अभी सीखा, हस्ताक्षर तो हमेशा बहुवचन होता है। इसलिए सही वाक्य होगा उसके हस्ताक्षर अच्छे हैं। देखा, सर्वनाम और विशेषण दोनों ही बदल गए। एक और जबरदस्त उदाहरण है प्राण शब्द। हम कहते हैं मेरे प्राण संकट में है। ये नहीं कहते कि मेरा प्राण संकट में है। क्यों? क्योंकि प्राण हमेशा बहुवचन है, तो उससे जुड़े सर्वनाम और क्रिया भी बहुवचन ही होंगे। तो हमने नियम भी देखे और उन नियमों के अपवाद भी।
लेकिन अब एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल। कुछ शब्द हैं जैसे फल या पिता, जो एकवचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे ही रहते हैं। तो फिर हमें पता कैसे चलता है कि बात एक की हो रही है या अनेक की? इसका जवाब ना वाक्य की क्रिया और उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में छुपा होता है। और ये हमें व्याकरण की एक और भी गहरी परत की ओर ले जाता है। सोचने वाली बात है ना?